पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। जी नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान भी होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे। आज के दौर में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाजार की जरूरत के मुताबिक हुनर भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने संकल्प योजना शुरू की। इस योजना का मकसद है युवाओं को रोजगार, बाजार की मांग के अनुरूप कौशल देना, स्किल डेवलपमेंट की संस्थानों को मजबूत करना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। खास बात यह है कि संकल्प योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जनों जैसे वंचित वर्गों को भी कौशल विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर देती है। सोचो, आप इंडिया के किसी छोटे बिजी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। आपके पास जनरेशन से चली आ रही वीविंग की जबरदस्त कला हो, या फिर आप नेचुरली मॉडर्न मशीन्स रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको डिसेंट इनकम नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपकी स्किल्स फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं होती और ना ही आज के फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रीज की डिमांड के हिसाब से अलाइंड होती हैं। काफी सालों तक देश के मिलियंस स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के साथ यही रियलिटी थी। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम फ्रैगमेंटेड था, लोकल नीड्स से मैच नहीं करता था और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए इजीली एक्सेसिबल भी नहीं था। इसी ह्यूज गैप को ब्रिज करने और देश के स्किल इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया, संकल्प, जिसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। 2017 में अप्रूव हुआ और अर्ली 2018 में रोल आउट हुआ। टोटल ₹4,455 करोड़ के मैसिव आउटले के साथ, जिसमें वर्ल्ड बैंक का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट भी था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सिर्फ एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, बल्कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल ओवरहॉल था। इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था, ट्रेडिशनल रिजिड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से शिफ्ट करना। पहले क्या होता था, जैसे एक ही सिलेबस सब जगह भेज दिया जाता हो, चाहे स्टूडेंट्स कोस्टल फिशिंग विलेज में रहते हो या माउंटेनस फार्मिंग रीजन में। संकल्प ने ये सिस्टम चेंज किया। इसने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज को एम्पावर किया। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खुद डिसाइड करता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट को कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत है। इन कमिटीज को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप MGNF। इस फेलोशिप के थ्रू टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स को टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है। ये फेलोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ मिलकर लोकल मार्केट डिमांड मैप करते हैं, इकोसिस्टम स्टडी करते हैं और कस्टमाइज्ड डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमोबाइल हब बूमिंग है, तो यूथ को रेलेवेंट ऑटोमोटिव स्किल्स में ट्रेन किया जाता है, इररेलेवेंट ट्रेड्स में नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ साथ संकल्प सोशल इंक्लूजन पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जैसे मार्जिनलाइज ग्रुप्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का टारगेट है। इसका एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL। इस सिस्टम के थ्रू उन लोगों की स्किल्स असेस और सर्टिफाई की जाती हैं जो इनफॉर्मल तरीके से काम सीखते हैं, जैसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस या अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। एग्जाम्पल के लिए, एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उसको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिल जाए तो वो स्टैंडर्ड वेजेस डिमांड कर सकता है और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या बैंक क्रेडिट का एक्सेस पा सकता है।
ग्राउंड इम्पैक्ट देखना हो तो ओडिशा के केंद्रापरा डिस्ट्रिक्ट का गोल्डन ग्रास क्राफ्ट प्रोजेक्ट देखिए। यहाँ 3000 से ज़्यादा विमेन आर्टिसंस को स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी गई, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई, जिससे उनका ट्रेडिशनल काम ऑप्टिमाइज हुआ और इनकम बूस्ट हुई। पंजाब में वल्नरेबल सीवरेज वर्कर्स को मैकेनाइज क्लीनिंग की ट्रेनिंग दी गई ताकि उनका काम सेफ और डिग्निफाइड हो सके। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल वीवर्स और आर्टिसंस को मॉडर्न मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपस्किल किया गया। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए संकल्प नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में इन्वेस्ट करता है। ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को यूनिवर्सलाइज करने पर फोकस करता है। मतलब अगर किसी को एक स्पेसिफिक स्किल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो रूरल बिहार हो या मेट्रोपॉलिटन मुंबई, उसका स्टैंडर्ड सेम माना जाएगा। नेशन वाइड डेटा मैनेज करने के लिए डिजिटल सिस्टम्स डेवलप किए गए, जैसे स्किल इंडिया पोर्टल और ट्रेनर पोर्टल्स, जहां स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स और असेसमेंट एजेंसीज का लाइफ साइकिल ट्रैक होता है। प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन भी इसका मेजर फीचर है। एग्जाम्पल के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ जीविका प्रोजेक्ट, जहां लोकल टू व्हीलर मैकेनिक्स को मॉडर्न BS6 व्हीकल सर्विस करने के लिए अपग्रेड किया जाता है। ब्रिजस्टोन के साथ सारथी प्रोजेक्ट, जहां कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स को ट्रेन किया जाता है। इससे कॉर्पोरेट डिमांड और ग्रास रूट स्किल सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। गुजरात का प्रोजेक्ट संकल्प भी एक इंटरेस्टिंग स्टेट लेवल इनोवेशन है, जहां इंडस्ट्री एसोसिएशंस यूथ को डायरेक्टली इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में ट्रेन करते हैं, रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस और इमीडिएट प्लेसमेंट के साथ। लेकिन हर एम्बिशियस स्कीम की तरह संकल्प को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिव्यू में बताया कि सिर्फ 44% फंड्स यूटिलाइज हुए थे। एग्जीक्यूशन की पेस स्लो थी, सेंट्रल मॉनिटरिंग वीक थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन के हिसाब से वोकेशनल स्किलिंग को स्कूल करिकुलम में सीमलेसली इंटीग्रेट करने का क्लियर रोड मैप नहीं था। इन डिलेज की वजह से स्कीम की कंप्लीशन डेडलाइन 2023 से एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक करनी पड़ी। फिर भी वर्ल्ड बैंक के इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट मिशंस ने स्कीम के प्रोग्रेस को हाईली सैटिस्फैक्टरी रेट किया है, स्पेशली कोर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के कंटेक्स्ट में। ओवरऑल देखा जाए तो संकल्प इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। ये कंट्री को सप्लाई ड्रिवन ट्रेनिंग मॉडल से डिमांड ड्रिवन स्किल इकोसिस्टम की तरफ ले जा रहा है। लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करके, इनफॉर्मल लेबर को सर्टिफिकेशन के थ्रू डिग्निटी देकर और रूरल यूथ के सपनों को मॉडर्न इंडस्ट्रीज की एग्जैक्ट डिमांड से अलाइन करके, ये स्कीम इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को वर्ल्ड का स्किल कैपिटल बनाने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। और विदेशों से आने वाला धन विकास का माध्यम भी बन सकता है, और अगर उस पर निगरानी ना हो तो राष्ट्रीय हितों के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लागू है। इस कानून का उद्देश्य विदेशी फंडिंग पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से मिलने वाला हर अंशदान पारदर्शी, जवाबदेह और कानून के अनुसार इस्तेमाल हो। समय समय पर FCRA में संशोधन भी किए जाते रहे हैं ताकि निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जा सके। कुल मिलाकर FCRA विदेशी सहयोग का विरोध नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि विदेश से आने वाला हर रुपया देश हित, कानून और पारदर्शिता के साथ खर्च हो। सोचिए, अगर कोई संस्था विदेश से पैसा लेकर भारत में काम कर रही हो तो क्या सिर्फ उस संस्था को ही पता होना चाहिए या सरकार को भी? इसी सवाल से शुरू होती है FCRA की कहानी। अगले कुछ मिनट में हम समझेंगे कि FCRA क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और 2026 के नए बदलाव क्या कहते हैं। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। लोग, तकनीक, विचार और पैसा अब आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाता है। विदेशी संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास जैसे कामों के लिए कई देशों में आर्थिक सहयोग देती है। भारत में भी हजारों संस्थाएं ऐसे सहयोग का उपयोग समाज सेवा के लिए करती रही है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा है। अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? इसी उद्देश्य से भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लागू है। FCRA है क्या? आसान भाषा में कहें तो FCRA वो कानून है
जो ये तय करता है कि भारत में कौन कौन विदेश से पैसा, वस्तु या आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग किन नियमों के तहत होगा। इस कानून का संचालन गृह मंत्रालय करता है। एफसीआरए 3 मुख्य बातें सुनिश्चित करता है। पहली, कौन विदेशी योगदान ले सकता है। दूसरी, वह पैसा किस तरह प्राप्त होगा, उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। और तीसरी, ऐसी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करना जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। क्या एफसीआरए विदेशी दान पर रोक लगाता है? आइए समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीआईबी की फैक्ट शीट साफ कहती है कि एफसीआरए का उद्देश्य विदेशी दान पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि आज भी हजारों संस्थाएं नियमों का पालन करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, रिसर्च और सामाजिक कार्यों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही है। यानी ये कानून विदेशी सहयोग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, पारदर्शिता। जो भी संस्था विदेशी पैसा लेती है उसे सरकार के साथ पंजीकरण कराना होता है और ये बताना होता है कि पैसा कहां से आया और किस काम में खर्च हुआ। दूसरा, जवाबदेही। हर साल ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करनी होती है ताकि पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। तीसरा, संप्रभुता की रक्षा। यानी अगर कोई विदेशी फंडिंग देश की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है तो उस पर नियम लागू होते हैं। और चौथा, वास्तविक सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कार्य एफसीआरए के तहत जारी रह सकते हैं। आइए समझते हैं एफसीआरए के तहत प्रक्रिया कैसे काम करती है। जो संस्था विदेशी सहयोग लेना चाहती है उसे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या निर्धारित परियोजना के लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है। विदेश से आने वाला एक पैसा निर्धारित बैंक खाते में आता है। संस्था को पहले से यह बताना होता है कि पैसा किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है और उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना होता है। हर वर्ष फॉर्म FC4 के माध्यम से ऑडिटेड विवरण जमा करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए मान्य होता है और उसके बाद उसका नवीनीकरण कराया जाता है। विदेशी सहायता किन क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा सकती है, आइए समझते हैं। फैक्ट शीट के अनुसार विदेशी योगदान का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला और बाल कल्याण, दिव्यांग जन सहायता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, आपदा राहत, धार्मिक कल्याण गतिविधियां और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब बात करते हैं 2026 के संशोधनों की। सबसे पहला बदलाव है डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी। अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त या रद्द हो जाता है तो विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित प्राधिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यदि बाद में संस्था का रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाता है तो उसकी संपत्तियां और शेष धन वापस दिए जा सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों के धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखने और न्यायिक अपील का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा बड़ा बदलाव, यदि समय पर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं होता है तो उसका स्वतः समाप्त होना स्पष्ट किया गया है। तीसरा, कुछ मामलों में अधिकतम सजा को 5 वर्ष से हटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। चौथा, राज्य सरकारों द्वारा एफसीआरए से जुड़े मामलों की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। एफसीआरए रूल्स 2026 में नया क्या है? अब रजिस्ट्रेशन में यह स्पष्ट बताना होगा कि संस्था किस उद्देश्य और किन राज्यों या किन केंद्र शासित प्रदेशों में काम करेगी। रिन्यूअल के समय संस्था को पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए के विदेशी योगदान के उपयोग का विवरण देना होगा। सालाना रिपोर्ट में अब परियोजना, वार खर्च, वेबसाइट, सोशल मीडिया और अंतिम
विदेशी दाता की जानकारी भी शामिल करनी होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ भी विदेशी प्रभाव और विदेशी फंडिंग से जुड़े पारदर्शिता कानून लागू कर चुके हैं या लागू करने की प्रक्रिया में है। पीआईबी के अनुसार भारत का एफसीआरए भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर एफसीआरए विदेशी सहायता को रोकने का कानून नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो, उसका सही उपयोग हो और उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। 2026 के प्रस्तावित संशोधन और नए नियम भी इसी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में रखे गए कदम हैं। तो उम्मीद है कि एफसीआरए में जो संशोधन होने की बात हो रही है उसको आप भली प्रकार से समझ पाए होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों की भी कहानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनमें वीरांगना मातंगिनी हजारा, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, भीकाजी कामा और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे ऐसे कई नायक शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की मसाल जलाए रखी। इनमें से कई वीरों को इतिहास में वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनका साहस, उनका संघर्ष और देश के लिए उनका बलिदान आज भी हमारी आजादी की कहानी के हिस्सा है। लेकिन यहां हम आपको ले चलेंगे, इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए।
और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और गृह मंत्री आज से नहीं, हमारा एक ही कहना था कि लेट द हाउस फंक्शन, हाउस चले, और हाउस चलेगा तो हम हर विषय पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, और हमने हमेशा दिया है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आपने एसआईआर पर चर्चा मांगी थी, खूब चर्चा हुई, और चर्चा के समय जब हम जवाब देने पर आए तो आप भाग गए। आपने प्राइस राइज पर चर्चा मांगी थी, हमने प्राइस राइज पर चर्चा की। जब सरकार जवाब दे रही थी तो कांग्रेस में हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाउस में बैठे। ये इनका इतिहास है, ये इनका रिकॉर्ड है, और इसलिए कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं, उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में, और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। थैंक यू। मेरा हो गया। तो जेपी नड्डा का साफ कहना है कि राहुल गांधी हर दिन गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना है ही नहीं, बल्कि अराजकता फैलाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब गृह मंत्री स्वयं इस पूरे विषय पर और हर किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार है संसद के भीतर, तो गोल पोस्ट चेंज करके आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी, इस बात का जवाब दें। तो इसी के साथ क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है, और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएटिव करते रहिए, क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए, और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।